नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उस आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म। हम भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित वीडियोस देख रहे हैं, क्लियर है। और हम इसके पहले यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे थे, अभी भी यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे हैं। यह यूनिट फर्स्ट का सेकंड वीडियो है, ठीक है। यूनिट फर्स्ट का सेकंड वीडियो है। इसके पहले यूनिट फर्स्ट का जो पहला वीडियो था उसमें हमने 3 टॉपिक्स का अध्ययन किया था, जिसमें अर्थशास्त्र क्या है, क्लियर है, अर्थशास्त्र की परिभाषाएं और अंतर देखा था हमने अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में। आज हम फर्दर जो आगे टॉपिक्स हैं उन पर अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना देर करे हुए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक में, क्लियर है। आज का जो टॉपिक्स के अंतर्गत है, हम अर्थशास्त्र की शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, उसके बाद कल्याणकारी अर्थशास्त्र क्या होता है और इस क्षेत्र में दिए गए नोबेल पुरस्कार के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करेंगे एंड फर्दर सो ऑन हम लेटर डिस्कस करते चलेंगे। चलिए देखते हैं क्या क्या है आज। तो बात आती है अर्थशास्त्र की शाखाओं के बारे में, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। तो एक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था रेगनर फ्रिश साहब, क्लियर है। एक अर्थशास्त्री थे, मैंने आपको बताया था रेगनर फ्रिश साहब, क्लियर है। रेगनर फ्रिश साहब ने सर्वप्रथम आर्थिक क्रियाओं के आधार पर, किसके आधार पर, आर्थिक क्रियाओं के आधार पर, आर्थिक क्रियाओं के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इसके पहले, क्लियर है। के आधार पर अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा था, क्लियर है। अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा था, 2 भागों में बांटा था। पहला था व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा था समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। अर्थात माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्लियर है। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, ये व्यष्टि अर्थशास्त्र हो गया, ये समष्टि अर्थशास्त्र हो गया, क्लियर है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की हम जब बात कर रहे हैं, पहले व्यष्टि अर्थशास्त्र को देखते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में ये बताया गया है कि सबसे पहले ये जो शब्द है व्यष्टि अर्थात माइक्रो, तो माइक्रो जो शब्द है वह ग्रीक भाषा के शब्द मिक्रोस से लाया गया है। किससे, मिक्रोस, MIKROS, ग्रीक भाषा का शब्द, क्लियर है। ये ग्रीक भाषा का शब्द है मिक्रोस, यहाँ से लिया गया है, इसको ये डिराइव किया गया है, जिसका अर्थ होता है लघु। जिसका अर्थ क्या होता है, लघु। अर्थात हम अर्थ जो शास्त्र है उसके संक्षिप्त पहलुओं का अध्ययन करेंगे इसके अंतर्गत, ठीक है। जैसे हम किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात कर रहे हो, किसी छोटी फर्म के बारे में बात कर रहे हो, इत्यादि जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसके हम देखेंगे, ठीक है। तो इसके जो प्रणेता, यदि एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के प्रणेता, एग्जाम में यदि पूछा जाता है कि प्रणेता कौन है व्यष्टि अर्थशास्त्र के, तो हम बताएंगे प्रणेता। यदि हमसे पूछता है तो हम ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है। यदि ऑब्जेक्टिव आएगा तो ये पूछेगा व्यष्टि अर्थशास्त्र की प्रणेता कौन है, तो हम बताएंगे एडम स्मिथ साहब। व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसको महत्व दिया जाता है, तो सीमित विश्लेषण को महत्व दिया जाता है, क्लियर है, सीमित क्षेत्र में, ठीक है। जैसे व्यक्ति विशेष, व्यक्ति हो गया, व्यक्ति विशेष परिवार हो गया, कोई ये परिवार विशेष हो गया, कोई छोटी फर्म हो गई, व्यक्तिगत उद्योग इत्यादि को इसमें सम्मिलित किया जाता है। वहीं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स देखते हैं, तो जो मैक्रो शब्द है, क्लियर है, वह ग्रीक भाषा के ही शब्द, क्लियर है, किसके शब्द, ग्रीक भाषा का जो शब्द है उससे लिया गया है, क्लियर है। ग्रीक भाषा के शब्द से मैक्रोस लिया गया है, क्लियर है। MAKROS, ग्रीक भाषा जिसका अर्थ होता है विशाल, क्लियर है। और इसके यदि प्रणेता पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, तो हम बताएंगे कीन्स। क्या बताएंगे, कीन्स। एग्जाम में सिर्फ कीन्स भी मिल आपने को आप ऑप्शन में देखने को मिल सकता है, अर्थात इनका पूरा नाम एक तरीके से JM कीन्स है, जॉन मेनार्ड कीन्स है। परंतु कहीं कहीं एग्जाम में, किसी एग्जाम्स में सिर्फ शॉर्ट में भी लिखा मिलता है, क्लियर है, कीन्स। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसमें व्यापक विश्लेषण को महत्व दिया जाता है, क्लियर है। अर्थात व्यापक तौर पे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है, क्लियर है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित होता है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, क्लियर है, विदेशी विनिमय, फॉरेन एक्सचेंज, राजस्व, बैंकिंग, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम अर्थात आपका, बेरोजगारी दर, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन, उसके बाद में GDP, आर्थिक नियोजन इत्यादि, क्लियर है। इन्फ्लेशन, GDP क्या होता है, ठीक है। इकोनॉमिक प्लानिंग,
ईटीसी, इन सब विषयों का अध्ययन हम देखेंगे किसमें किया जाता है, आपके समष्टि अर्थशास्त्र में। तो अंतर समझ में आया, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र में सीमित विश्लेषण को महत्व दिया जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र में व्यापक विश्लेषण, अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र में छोटे पहलुओं का अध्ययन किया जाएगा और समष्टि अर्थशास्त्र में व्यापक पहलुओं का अध्ययन किया जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। अब बात आती है, नेक्स्ट जो टॉपिक था, पॉइंट्स था, टॉपिक था, वह था कल्याणकारी अर्थशास्त्र क्या होता है और इस क्षेत्र में दिए गए नोबेल पुरस्कार। देखिए, कल्याणकारी अर्थशास्त्र में ये बताया गया है कि संसाधन सीमित हैं, जैसा कि मैं पहले भी बोलते आया हूँ। इन संसाधनों का किस तरीके से एलोकेशन किया जाएगा, क्लियर है, अर्थात किस एक रूल अप्लाई कर रहे हैं, मेथड अप्लाई कर रहे हैं आप, तो किस तरीके से इनका एक तरीके से एलोकेशन किया जाएगा जिससे समाज का अधिकतम कल्याण हो सके, इसका समाज का, अर्थात और दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करिए कि होता क्या है, एक पर्टिकुलर सोशल ग्रुप को उठा लिया जाता है, ठीक है, पर्टिकुलर सोशल ग्रुप को उठा लिया जाता है, उसमें अर्थशास्त्र की विभिन्न जो मेथड्स हैं उनको अप्लाई करते हुए संसाधनों को एलोकेट किया जाता है और उसके बाद ये देखा जाता है कि क्या समाज का कितना कल्याण हो रहा है, क्लियर है, समाज का कितना कल्याण हो रहा है, अर्थात रिसोर्सेस लिए, उनका एलोकेशन किया एक पर्टिकुलर ग्रुप में और फिर देखा कि कल्याण कितना हो रहा है। यदि ये सक्सेस होता है तो फिर दूसरे ग्रुप में अप्लाई करा जाता है एंड फर्दर सो ऑन। इस तरीके से चेक करा जाता है कि क्या हमारे पास जो संसाधन है वह लोगों की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने में सक्षम है, क्लियर है। तो हमने इस तरीके से समझा। तो इसको यदि बुकिश लैंग्वेज में देखें तो इस बात का अध्ययन करना कि संसाधनों और वस्तुओं का आवंटन कैसे किया जाए, संसाधनों और वस्तु का आवंटन कैसे किया जाए ताकि अधिकतम जन कल्याण, ताकि अधिकतम जन कल्याण, क्लियर है। यह एक व्यक्तिपरक अध्ययन है जो चुनी हुई धारणाओं पर आधारित होता है, ये निर्भर करता है, क्लियर है। और कि कल्याण को कैसे परिभाषित किया जाए, ठीक है, हाउ टू डिफाइन वेलफेयर एंड, और समग्र रूप से व्यक्तियों और समाज की तुलना की जाए, ठीक है, अर्थात टोटल एक तरीके से देखा जाता है कि व्यक्ति और समाज की तुलना किस तरीके से आपको करनी है, क्लियर है। अब बात आती है नोबेल पुरस्कार। इसको जोड़ा क्यों है मैंने, क्योंकि हाल ही में बंगाली मूल के व्यक्तियों को, ठीक है, बंगाली मूल के व्यक्ति हैं आपके, क्लियर है, अभिजीत बनर्जी साहब, इनको दिया गया था, इसलिए इसको कोरिलेट करना बहुत जरूरी है, एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना, क्लियर है। अब देखते हैं आगे कैसे। देखिए, पहले तो थोड़ा हिस्ट्री देख लेते हैं हम नोबेल पुरस्कार की। तो नोबेल पुरस्कार अर्थात 1968 के पूर्व भी दिए जा रहे थे, मतलब उसके पहले ही उसकी शुरुआत हो चुकी थी। तो नोबेल पुरस्कार जो है इसके पूर्व 68 के पूर्व 5 क्षेत्रों में दिए जा रहे थे। कितने क्षेत्रों में दिए जा रहे थे? 5 क्षेत्रों में। और 68 से यह 6वें क्षेत्र में भी दिया जाने लगा। पहले के जो 5 क्षेत्र थे वह थे भौतिकी, आपका रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में। इस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पहले दिए जा रहे थे। तो 68 में जो इस नोबेल पुरस्कार है, अर्थात अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, इसको शुरुआत करने का श्रेय जाता है स्वीडन की एक बैंक है, क्लियर है। आपको स्वीडन की बैंक भी लिखा आ सकता है, स्वीडन की केंद्रीय बैंक है, सॉरी, स्वीडन की केंद्रीय बैंक अपन जब बोलेंगे सेंट्रल बैंक है वहां का, क्लियर है, जिसका नाम है स्वेरिंज रिक्स बैंक्स, स्वेरिंज रिक्स बैंक्स, यदि नाम पूछेगा तो स्वेरिंज रिक्स बैंक, क्लियर है। अर्थात नहीं तो शॉर्ट में भी लिखा आता है स्वीडन की बैंक, क्लियर, स्वीडन की केंद्रीय बैंक, क्लियर है, आपको इतना याद रखना है। कब से मिलना शुरू हुए? तो 1969 से मिलना शुरुआत 68, दिया गया 69, अर्थात अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 69 में दिया गया था, 1969 में। और तब से लेकर अब तक यह केवल 2 महिलाओं को मिला है। कितनी महिलाओं को मिला है? केवल 2 महिलाओं को मिला है। तब से लेकर अब तक यह केवल 2 महिलाओं को मिला हुआ है, क्लियर है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। जो पहली महिला थी जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया वह थी एलिनोर ऑस्ट्रोम, एलिनर स्ट्रोम, क्लियर है, एलिनर ऑस्ट्रोम को दिया गया था, जो कि वर्ष 2009 में दिया गया था। वहीं सेकंड जो महिला है आपकी वह 2019 में उन्हें दिया गया था पुरस्कार, यह है एस्थर डुफ्लो। कौन? एस्थर डुफ्लो। अब एस्थर डुफ्लो क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती हैं? इसका कारण कि ये अभिजीत बनर्जी की पत्नी है, अभिजीत बनर्जी,
ये अभिजीत बनर्जी की पत्नी है। क्लियर है। तो 2019 में 3 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। एक तो अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुफ्लो और माइकल क्रेमर। इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, इसलिए ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, और इसको फर्दर मैंने आपके लिए सरल बनाया है। इसको देखिए, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार भारतीयों के लिए, किनके लिए? भारतीयों के लिए स्पेशली। क्लियर है, आपको भारतीयों के लिए याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर है। तो यदि पहला नोबेल पुरस्कार हम बात करते हैं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे दिया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अमर्त्य सेन को दिया गया था। जिनको दिया गया था? अमर्त्य सेन को 1998 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1998 में। लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र की अवधारणा के विकास हेतु पश्चिम बंगाल मूल के प्रथम अर्थशास्त्री थे। क्लियर है। पश्चिम बंगाल मूल के यदि पूछता है, यदि पश्चिम बंगाल मतलब स्टेट वाइज जाता है, तो पश्चिम बंगाल मूल के पहले व्यक्ति थे जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। वहीं पश्चिम बंगाल के दूसरे व्यक्ति कौन हैं जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो हम बताएंगे अभिजीत बनर्जी साहब। कौन? अभिजीत बनर्जी साहब। अब एक और यदि आपको ट्रिक करने की कोशिश कर सकता है वह तो ये है कि अब तक पश्चिम बंगाल मूल के कितने व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है? तो हम बताएंगे कि अब तक 3 बार बंगाली मूल के व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। क्लियर है। सबसे पहला, यदि आपसे एग्जाम में ये भी पूछे कि सबसे पहला नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, तो हम बताएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर साहब को। इसको? रविन्द्रनाथ टैगोर साहब को। ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर साहब भारत में या भारत प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है और इन्हें साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि के लिए दिया गया था नोबेल पुरस्कार। क्लियर है। सेकंड यदि पूछता है, सेकंड बंगाली मूल के जो व्यक्ति हैं वह कौन है? तो अमर्त्य सेन हो जाएंगे साहब। क्लियर है। और यदि पूछता है थर्ड, तो अभिजीत बनर्जी साहब। इसको? अभिजीत बनर्जी साहब। आपको एग्जाम में और एक तरीके से पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को या किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है। क्लियर है। तो 3 ऑप्शंस तो आपको ये मिल जाएंगे और एक ऑप्शन आपको मिलेगा नन ऑफ दीस का। क्लियर है। अर्थात इनमें से कोई नहीं। समझ में आई बात? तो किस तरीके से क्वेश्चन बना सकता है ये मैंने आपको इसमें बता दिया। अब देखते हैं कि वर्तमान में नोबेल पुरस्कार यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम 2019 में देख लेते हैं। 2019 में मैंने आपको बताया था अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुफ्लो और माइकल क्रेमर, इन 3 व्यक्तियों को 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, क्लियर है, किसके क्षेत्र में? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। वहीं 2020 की बात करते हैं हम, तो 2020 में जब हम देखेंगे तो पॉल मिलग्राम और रॉबर्ट विल्सन, पॉल मिलग्राम और रॉबर्ट विल्सन को वाणिज्यिक नीलामी या कमर्शियल ऑक्शन के क्षेत्र में इनको कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाओं को अब हम जानेंगे। ठीक है। नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के जो बच्चे होते हैं उनको इससे जानना बहुत जरूरी होता है। अर्थशास्त्र की भी अपनी कुछ टर्म्स और परिभाषाएं एक तरीके से, उनको जानकर ही आप इस जो सब्जेक्ट है इसमें अपनी पकड़ अच्छी बना सकते हैं। क्लियर है। बेसिक्स अर्थात आपको इसके पता होने चाहिए। तो कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाओं की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारी बात आती है उत्पादन। ठीक है। उत्पादन। तो उत्पादन से क्या आशय है? तो वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता में मूल्य वृद्धि करना ही एक तरीके से उत्पादन कहलाता है, या इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना, लागत को निर्गत में बदलना, एक तरीके से आपका उत्पादन कहलाता है। अब वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता में मूल्य वृद्धि कैसे होती है ये भी समझना चाहिए। मान के चलिए एक पेन है। क्लियर है। ये पेन है। इस पेन का क्या है, बनने के पहले अलग अलग एक तरीके से इसकी जो रिफिल थी वो अलग थी, इंक अलग थी। क्लियर है। उसके बाद में निप अलग थी और ये बॉडी केस जो है ऊपर का दिख रहा है अपने को कवर एक तरीके से, ये अलग था। क्लियर है। तो ये चारों चीजें लगभग अलग अलग थी। इसके पहले इनके जो भी मूल्य रहे हों, परंतु जब इनको कंबाइन करा गया, मिलाया गया, क्लियर है, अर्थात वस्तुएं थी, इनको मिलाया गया, मिलाने के बाद इनका जो इस पेन की कीमत मान के चलिए हो गई 300 रुपये। क्लियर है। इस पेन की कीमत मान के चलिए हो गई 300 रुपये, अर्थात इसकी उपयोगिता में मूल्य वृद्धि हो। समझ में आई बात आपको?
अर्थात किसी वस्तु और सेवाओं की जब उपयोगिता में मूल्य वृद्धि हो जाती है वही एक तरीके से उत्पादन कहलाता है। या इनपुट, जो इनपुट मिले थे उनको आउटपुट में आप कन्वर्ट कर रहे हैं, वो उत्पादन कहलाता है। उसके बाद बात आती है उपभोग। क्लियर है? उसके बाद बात आती है किसकी? उपभोग की। कि उपभोग, कंजम्पशन क्या होता है? तो व्यक्तिगत अथवा सामूहिक आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु, व्यक्तिगत और सामूहिक आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करना। अब हमने ये पेन बनाया था, संतुष्टि इसमें क्या है कि मुझे लिखने से संतुष्टि मिल रही है इससे। क्लियर है? व्यक्तिगत हो गई। सामूहिक, यदि मान के चलिए कि सभी लोगों को लिखने में मजा आ रहा है तो सभी लोगों की संतुष्टि हो गई एक तरीके से। तो इस तरीके से जो भी वस्तुएं और सेवाएं बनी हैं उनके उपभोग करने से संतुष्टि मिलनी चाहिए, यही आपका उपभोग कहलाता है। फिर उसके बाद बात आती है एक्सचेंज, विनिमय। क्लियर है? एक्सचेंज की। तो वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय, वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय जो कि मौद्रिक रूप में हो, इसको आपको याद रखना है। याद रखना इन द सेंस कि मॉनेटरी वैल्यू में अपन बात कर रहे हैं। क्लियर है? बार्टर सिस्टम नहीं चल रहा है कि वस्तुओं का आप एक्सचेंज कर रहे हैं, वो नहीं। एक्सचेंज एक तरीके से वस्तुओं का ये है कि वस्तु और जो सेवा है उसका क्रय विक्रय अर्थात परचेज और सेल, क्लियर है, वो हो रही है, परंतु ये मॉनेटरी टर्म में हो रही है। ठीक है? इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। वितरण क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन, निर्गत वस्तुओं और सेवाओं का नागरिकों और उपभोक्ताओं तक पहुंचाने वाला तंत्र। क्लियर है? एक सिस्टम है, क्लियर है, जो फैक्ट्री से निकल कर अंतिम उपभोक्ता तक पहुंच रहा है। ठीक है? एक सिस्टम है जो वस्तु या सेवा को फैक्ट्री से निकालकर या एक तरीके से किसी वस्तु को फैक्ट्री से निकालकर अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचा रहा है। यही इसके लिए जो तंत्र अपनाया जाएगा वही आपका डिस्ट्रीब्यूशन तंत्र कहलाएगा। क्लियर है? डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहलाएगा। नेक्स्ट है राजस्व। तो राजस्व के अंतर्गत पब्लिक वेलफेयर जो है, इसके अंतर्गत लोक आय, लोक व्यय, लोक ऋण, वित्तीय प्रशासन आदि को सम्मिलित किया जाता है। क्लियर है? और ये टॉपिक हैं आपके फर्दर आगे, तो उनमें जब हम जाएंगे तो और डिटेल में इनको समझने का प्रयास करेंगे। तो एक बार फिर हम देख लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या क्या है। क्लियर है? हमने देखा अर्थशास्त्र की शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। क्लियर है? रेगनर फिश साहब ने इनका एक तरीके से क्लासिफाई करा या वर्गीकरण किया। क्लियर है? दो भागों में करा, समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है ये अपन देख चुके हैं। फिर हमने देखा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन किस किस व्यक्ति को दिए गए। ठीक है? कल्याणकारी अर्थशास्त्र क्या होता है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिए गए नोबेल पुरस्कार, किन बंगाली मूल के व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं, ये हमने देखा। इसके बाद में वर्तमान में भी हमने देखा कि 2020 तक नोबेल पुरस्कार किन्हें दिए गए हैं। क्लियर है? ये भी हमने देख लिया। उसके बाद में महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाएं जो कि उत्पादन, उपभोग, उसके बाद विनिमय, वितरण और राजस्व, इनका हमने अध्ययन करा। क्लियर है? तो यहाँ तक वीडियो आपको कैसा लगा इसकी जानकारी जरूर दीजिएगा। फर्दर हम आगे टॉपिक्स में आपसे और डिस्कस करते चलेंगे। देखिए, मैंने आपसे वादा किया था कि क्रम वाइज हम चलेंगे। क्लियर है? और क्रम वाइज ही वीडियो पूरे आपको मिलेंगे, जिससे आपके जो भी एग्जाम्स होंगे उनमें आपको बहुत आसानी होगी। क्लियर है? इनके नोट्स आप चाहें तो बनाते चलिए, बड़े आराम से मिलेंगे आपको, नोट्स भी इजीली मिल जाएंगे और मैं कम से कम उसमें राइटिंग करने की कोशिश करता हूँ ताकि आप इजीली बना सकें। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।